Good morning, class 8. Today we will read Good morning, ma'am. chapter 7, conservation of plants and animals. किस तरह से हम plants और animals को conserve करके रख सकते हैं, उनको बचा सकते हैं, ये इस chapter के अंदर हम read करेंगे. तो जैसे कि हमें पता है कि ये जो chapter है वो plants और animals के conservation के बारे में है. ठीक है? So we saw in class 7 that Paheli and Bujo had visited the forest along with Professor Ahmed and Tibu. तो वो कहाँ गए? जो बूजो और पहेली के दो स्टूडेंट्स हैं वो अपने प्रोफेसर अहमद और टीबू के साथ में 7th क्लास में अपने फॉरेस्ट में गए थे. They were eager to share their experiences with their classmates. और वो अपने एक्सपीरियंस जो भी फॉरेस्ट में जाने पर उनको एक्सपीरियंस हुआ वो अपनी क्लासमेट्स के साथ में शेयर करना चाहते थे. Other children in the class were also eager to share their experiences as some of them had visited Bharatpur Sanctuary. और उसमें से जो उनकी क्लास में जो दूसरे स्टूडेंट्स थे वो भरतपुर सेंचुरी गए थे तो वो भी अपने एक्सपीरियंस बाकी बच्चों के साथ में शेयर करना चाहते थे. Some others had heard about Kaziranga National Park, Lukha Chau Wildlife Sanctuary, Great Nicobar Biosphere Reserve and Tiger Reserve, etc. तो कुछ लोगों ने जो कुछ बच्चे थे उन्होंने ये सारे इन सब जो पार्क्स थे सेंचुरीज थी इनके बारे में सुना हुआ था. डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेस. अब हम पढ़ेंगे डिफॉरेस्टेशन क्या होता है और उसके कारण क्या होते हैं. A great variety of plants and animals exist on earth. जैसे कि हमें पता है कि अलग अलग टाइप की जो प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं इनकी अलग अलग वेराइटीज होती हैं जो कि अर्थ पे पाई जाती हैं. They are essential for the well-being and survival of mankind. और ये जो है ये सभी जो प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं वो मानव जाति के लिए मानव जाति के सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. Today, a major threat to survival of these organisms is deforestation. और इनके आज का जो मॉडर्न जो आज का समय अगर हम देखें तो ये इस समय में जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो डिफॉरेस्टेशन के कारण इनका सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो गया है. इनका जीना मुश्किल हो गया है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है. तो डिफॉरेस्टेशन क्या है? डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जब हम फॉरेस्ट को एक बड़ी लैंड को फॉरेस्ट जो है ट्रीज जो हैं उनको हम कट कर देते हैं उस लैंड को क्लियर कर देते हैं जो फॉरेस्ट वाली लैंड है तो उसको हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं. सो दिस वी कैन रीड दिस डेफिनेशन आल्सो. डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस. और फॉरेस्ट को कट करके और उस जगह पे हम कुछ और जगह उस लैंड को हम किसी और चीज के लिए काम में लें जैसे फैक्ट्रीज वगैरह डाल दी जाती है. ठीक है. These trees in the forest are cut for some of the purposes mentioned below. तो ट्रीज किस किस के लिए काटे जाते हैं? फॉर कल्टिवेशन, फॉर बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, फॉर फर्नीचर एंड यूजिंग वुड एज अ फर्नीचर और फ्यूल. तो इन सब पर्पसेस के लिए हम वो जो फॉरेस्ट है उनको काटते हैं. और कुछ नेचुरल कॉजेस भी है डिफॉरेस्टेशन के जैसे फॉरेस्ट फायर्स हो जाती हैं और या फिर सूखा पड़ जाता है तो जिसके कारण भी फॉरेस्ट जो है डैमेज हो जाते हैं. अब डिफॉरेस्टेशन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं तो कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ेंगे. Paheli and Bujo recalled the consequences of deforestation. They remembered that deforestation increases the temperature and pollution level on the earth. तो अगर डिफॉरेस्टेशन होता है तो इससे क्या क्या हार्मफुल चीजें हो सकती हैं. तो फर्स्ट तो है कि हमारा जो टेम्परेचर है अर्थ का वो बढ़ेगा और पॉल्यूशन लेवल भी इंक्रीज होगा. इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. और अगर डिफॉरेस्टेशन होगा पेड़ कम होंगे
तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है एटमॉस्फेयर में वो भी इंक्रीज होगा, ग्राउंड वाटर लेवल भी कम हो जाएगा। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर, और डिफॉरेस्टेशन से जो भी नेचर का जो बैलेंस है, जो एक दूसरे के ऊपर जो जीव हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, वो सारा कुछ इम्बैलेंस हो जाएगा। They were told by Professor Ahmed that if cutting of trees continues, rainfall and the fertility of the soil will decrease. और अगर कंटिन्यूअस फॉरेस्ट कट डाउन करे जाएंगे, ट्रीज काटे जाएंगे, तो इससे रेनफॉल भी कम हो जाएगी और जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी डिक्रीज होगी, कम होगी। Moreover, there will be increased chances of natural calamities such as floods and droughts. और इससे ज्यादा हम और क्या कह सकते हैं, अगर फॉरेस्ट रेगुलरली काटे जा रहे हैं, ट्रीज अगर रेगुलरली काटे जा रहे हैं, तो जिससे हमारे ड्रॉट्स, फ्लड्स भी आ सकती हैं, मतलब बाढ़ भी आ सकती है और सूखा भी पड़ सकता है। मतलब किसी किसी जगह पे ज्यादा बारिश हो जाएगी, किसी पे कम होगी, तो इस कारण जहाँ पर ज्यादा बारिश होगी वहां पर बाढ़ आएगी और जहाँ पे कम बारिश होगी वहां पर सूखा पड़ेगा। Recall that plants need carbon dioxide for photosynthesis. हमने ये चैप्टर भी पढ़ रखा है कि जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना जो प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर हम क्या प्लांट्स क्या यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं। Fewer trees would mean that less carbon dioxide will be used up, resulting in its increased amount in the एटमॉस्फेयर। और जब अगर कुछ ही ट्रीज हमारे अर्थ पे रह जाएंगे तो इससे क्या होगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यूज नहीं हो पाएगी, ट्रीज कार्बन डाइऑक्साइड को यूज नहीं करेंगे और इसके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो जाएगा। दिस विल लीड टू ग्लोबल वार्मिंग, और इससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होने से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सन की जो हीट, जो रेज आती हैं उनको, उसकी हीट को ट्रैप कर लेता है, जिसके कारण जो अर्थ का टेम्परेचर है वो रेगुलरली इंक्रीज होता है और जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा और जिसके कारण जो रेनफॉल है वो भी कम होगी और जिसके कारण सूखा पड़ता है। डिफॉरेस्टेशन इज द मेजर कॉज विच लीड्स टू द चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज। डिफॉरेस्टेशन के कारण सॉइल की जो प्रॉपर्टीज होती है, सॉइल का जो टेक्सचर होता है, फर्टिलिटी होती है, वो भी खतरे में आ जाती है, वो भी चेंज हो जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल गेट अफेक्टेड बाय प्लांटेशन एंड वेजिटेशन। Recall from class 7 how trees prevent soil erosion. Fewer trees result in more soil erosion. जैसे कि हमें बताया, अगर ट्रीज वगैरह अगर हम रेगुलरली कट डाउन करते रहेंगे तो इसके कारण क्या होगा, जो सॉइल है वो बारिश का पानी होता है उसके साथ में बह जाएगी या हवा के साथ में बह जाएगी, तो उससे उसी को ही हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। जो फर्टाइल सॉइल है, जो ऊपर वाली जो लेयर है हमारी सॉइल की, वो अगर एक जगह से पूरी हवा के कारण या पानी के कारण कट के और बह जाएगी उसके साथ में, तो उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में मिट्टी का कटाव बोलते हैं। और कुछ ही ट्रीज जो होते हैं अगर वो रह जाते हैं तो सॉइल इरोजन ज्यादा होगा। रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल एक्सपोजेस द लोअर हार्ड एंड रॉकी लेयर। और जब ऊपरी लेयर जो है वो पानी के साथ या हवा के साथ में बह जाएगी तो उससे क्या होगा कि जो नीचे वाली लेयर है जो कि हार्ड है, रॉकी है, वो वाली लेयर बच जाएगी जिसके अंदर ह्यूमस कम से कम होता है। ह्यूमस हमने पढ़ा था जो कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, डिकम्पोजिशन के कारण बनता है, ठीक है। और इस वजह से ये वाली जो सॉइल होगी वो लेस फर्टाइल होगी, जिसके कारण कोई भी ट्रीज उस लैंड के ऊपर नहीं ग्रो करेंगे, क्योंकि फर्टाइल सॉइल तो सॉइल इरोजन के कारण हट गई है, अब रॉकी सॉइल बच गई है, तो वहां पर वो जो लैंड है वो फर्टाइल लैंड जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और इसको हम बोलते हैं डेजर्टिफिकेशन। मतलब फर्टाइल लैंड का डेजर्ट में चेंज होना डेजर्टिफिकेशन कहलाता है। और ये किस कारण हो रहा है, सॉइल इरोजन के कारण। और सॉइल इरोजन किस कारण हो रहा है, प्लांट्स के
काटने के कारण, ट्रीज को हटाने के कारण, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड्स टू अ डिक्रीज इन द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। अगर हम रेगुलरली प्लांट्स कट करते रहेंगे तो इससे जो पानी लैंड की पानी एब्जॉर्ब करने की जो शक्ति है, जो सॉइल की पानी एब्जॉर्ब करने की पावर है, कैपेसिटी है, वो भी कम हो जाती है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड इज रिड्यूस, क्योंकि सॉइल जो है वो वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा। सो देयर आर फ्लड्स, इसलिए क्या होगा, पानी जब एब्जॉर्ब नहीं होगा अंडरग्राउंड तो क्या होगी, पानी ऊपर सतह पर ही बहता जाएगा, जो कि कारण होता है हमारा फ्लड्स का। The other properties of the soil like nutrient content, texture, etc. also change because of deforestation. और डिफोरेस्टेशन के कारण में जो सॉइल है उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट भी कम हो जाता है, टेक्सचर भी चेंज हो जाता है। तो इस तरह से डिफोरेस्टेशन के कारण सॉइल बिल्कुल चेंज हो जाती है, उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है। वी हैव स्टडीड इन क्लास 7 दैट we get many products from forest list. These products will be face shortage of these products if we continue cutting. और ये हम 7th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो फॉरेस्ट है वो हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल करवाता है, क्योंकि जो वुडन चीजें हैं हमारे मार्केट में वो इतनी सारी हैं कि अगर ट्रीज कम होंगे तो उनकी भी शॉर्टेज आ जाएगी हमारी लाइफ में। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब हम किस तरह से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं। वाइल्ड लाइफ मतलब जो जानवर हमारे फॉरेस्ट में रहते हैं उनको हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं लुप्त होने से। हैविंग बिकम अवेयर ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, पहेली एंड बूझो आर वरीड। दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड। तो बूझो और पहेली दोनों स्टूडेंट्स प्रोफेसर अहमद के पास में गए और ये सब जब उनको पता चला कि डिफोरेस्टेशन के इतने सारे कारण, इतने सारे जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, तो हम किस तरह से फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं, ये सब पूछने के लिए वो अपने प्रोफेसर के पास में गए। बायोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ द अर्थ in which living organisms exist or which supports life. तो बायोस्फीयर एक ऐसा पार्ट है अर्थ का जो कि जिसके अंदर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रहता है और जहाँ पर सिर्फ लाइफ अवेलेबल होती है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्टिंग ऑन द अर्थ, देयर इंटररिलेशनशिप्स एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। और बायोडाइवर्सिटी क्या कहलाती है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और ये जो है हमारे अर्थ के ऊपर अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है और उनका किस तरह से एनवायरनमेंट के साथ में लिंक है, ये सारा हमारा बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। अब प्रोफेसर अहमद के पास में जब बच्चे गए तो प्रोफेसर अहमद ऑर्गेनाइजेज अ विजिट टू अ बायोस्फीयर रिजर्व फॉर पहेली एंड बूझो एंड देयर क्लासमेट्स। तो उन्होंने क्या किया, ये नॉलेज देने के लिए कि किस तरह से हम बायोस्फीयर हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसको बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, इसके लिए प्रोफेसर अहमद ने एक विजिट ऑर्गेनाइज की बायोस्फीयर रिजर्व के लिए, जिसके अंदर पहेली बूझो और उसके क्लासमेट्स ट्रिप पे गए उनके साथ में। ही सेलेक्ट्स अ प्लेस नेम्ड पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। और उन्होंने कौन सी प्लेस सेलेक्ट करी, पचमढ़ी reserve. He knows that the plants and animals found here are similar to those of the upper Himalayan peaks and to those belonging to the lower western Ghats. और यहाँ पर मिलने वाले जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो किससे मिलते जुलते हैं, जो हिमालय में रहने वाले, हिमालय की चोटी पे रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स हैं, और जो लोअर वेस्टर्न घाट्स में रहने वाले जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनसे सिमिलर प्रजाति यहाँ पर पचमढ़ी बायोस्फीयर में रखी गई है कंजर्वेशन के लिए। प्रोफेसर अहमद बिलीव्स दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड हियर इज यूनिक। प्रोफेसर अहमद ये बताते हैं कि यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है, मतलब यहाँ की जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो लाइफ है एनिमल्स की, वो बहुत
बहुत यूनिक है, बहुत डिफरेंट है. He requests Madhavji, a forest employee, to guide the children inside the biosphere reserve. उन्होंने माधव जी जो कि वहाँ के एक फॉरेस्ट एम्प्लॉय हैं, फॉरेस्ट में काम करने वाले एम्प्लॉय हैं, तो उनको बोला कि आप चिल्ड्रन को गाइड किए, बच्चों को गाइड करें बायोस्फीयर रिजर्व दिखाने में. He explains that preserving areas of such biological importance make them a part of our national heritage. और इस तरह से हम अगर बायोलॉजिकल जो इम्पोर्टेंस है वो बताई गई कि किस तरह से हम जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड उनको अगर हम प्रिजर्व करते हैं तो किस तरह से हम हमारी राष्ट्रीय जो धरोहर है उसको हम सेव करके रख सकते हैं. राष्ट्रीय धरोहर क्या हो गई, जितने भी जीव जंतु हैं हमारे वो सब हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, क्योंकि हमें उनको सेव करके रखना है, अदरवाइज वो एक दिन लुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जिनको हम देख भी नहीं पाएंगे. फिर सिर्फ हम फोटोज वगैरह में देखेंगे कि इस तरह के जानवर हुआ करते थे. माधव जी एक्सप्लेन्स टू द चिल्ड्रन दैट अपार्ट फ्रॉम आवर पर्सनल एफर्ट्स एंड एफर्ट्स ऑफ द सोसाइटी, गवर्नमेंट मतलब माधव जी ने फिर उन्होंने बच्चों को बताया कि हम अपने एफर्ट्स वगैरह तो करते ही हैं जानवरों को बचाने के लिए, गवर्नमेंट भी इनकी प्रिजर्वेंस के लिए बहुत सारी चीजें करती हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसियां वगैरह जो है वो फॉरेस्ट और एनिमल्स का टेक केयर करती है, उनकी देखभाल करती है. गवर्नमेंट लेज डाउन रूल्स, मेथड्स एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व देम. और इस वजह से गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज बनाई है, रूल्स बनाए हैं ताकि कि हम वाइल्ड लाइफ को बचा सकें. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स एक्सेट्रा आर प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया. और ये सारे जो हैं वो गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर आते हैं कि ये सब जो है जैसे बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क्स है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, ये सारी गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर आते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट के रूल्स अप्लाई होते हैं कि किस तरह से जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो कंजर्व किए जाएंगे, उस एरिया में प्रेजेंट है वो उनके अंडर आते हैं. अब देखिए यहाँ पर पूरा आपको पचमढ़ी वाली जो सेंचुरी है वो दिखाई दे रही है. टॉप पीपरिया, टू पीपरिया और पानरपानी, गेट, पचमढ़ी, ये पूरी पचमढ़ी सेंचुरी है ना. इसके अंदर सारा कुछ दे रखा है. तवा रिजर्वायर, ये पानी का एरिया हो गया. नीमघान, सतपुरा नेशनल पार्क, चूर्ण, बोरी सेंचुरी, धेन, बोरी. तो ये सारी जो है ये पूरा मैप है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का कि कौन से पार्ट में क्या चीज अवेलेबल है, कौन सा एरिया अवेलेबल है. अब यहाँ पर बायोस्फीयर रिजर्व, अब बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है. चिल्ड्रन अलॉन्ग विद प्रोफेसर अहमद एंड माधव जी एंटर द बायोस्फीयर रिजर्व एंड माधव जी एक्सप्लेन्स दैट बायोस्फीयर रिजर्व्स आर द एरियाज मीन फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. मतलब अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं, जानवर पाए जाते हैं फॉरेस्ट में, उन सबको कंजर्व करके रखने के लिए बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं, ये माधव जी ने बताया. As you are aware that biodiversity is the variety of plants and animals, microorganisms generally found in an area. तो बायोडाइवर्सिटी क्या हो गई कि अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स जो उस एरिया में पाए जाते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाले प्लांट्स, एनिमल्स और ऑर्गेनिजम्स को हम बायोडाइवर्सिटी की कैटेगरी में रखते हैं. तो the biosphere reserve helps to maintain the biodiversity and culture of that area. तो बायोस्फीयर रिजर्व क्या हो गया कि एक पर्टिकुलर एरिया में बनाया हुआ ऐसा एरिया जहाँ पर कि वहाँ के जो जीव जंतु हैं, वहाँ के ऑर्गेनिजम्स हैं, वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको सेफली किस तरह से रखा जाए, किस तरह से उस वहाँ के कल्चर को, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करके रखा जाए. A biosphere reserve may also contain other protected areas in it. The Pachmari Biosphere Reserve consists of one national park named Satpura and two wildlife sanctuaries named Bori and Pachmari. तो इस तरह से पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में एक तो नेशनल पार्क है जिसका नाम सतपुरा है और
दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जो कि बोडी और पचमढ़ी है। ठीक है, ये आपको ये लर्न करना है, ये आपको लर्न करना होगा। ओके ओके मैम, ठीक है, और इसको आप मार्क भी करेंगे बुक के अंदर। दिस वन इज इम्पोर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, फ्लोरा एंड फौना। As the children walk around the Biosphere Reserve, they appreciate the green wealth of the forest. They were happy. They are very happy to see tall teak trees and animals inside the forest. तो सभी बच्चे वहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व में माधव जी के गाइडेंस में वहाँ पे घूमने लगे और उन्होंने वहाँ पर देखा कि बड़े बड़े टीक के ट्रीज थे और वहाँ पे अलग अलग तरह के जानवर थे उस फॉरेस्ट में। सडनली पहेली फाइंड्स अ रैबिट एंड वांट्स टू कैच इट। सडनली अचानक से पहेली ने एक रैबिट देखा और वो उसको पकड़ने के लिए उसको पकड़ना चाहती थी। शी स्टार्ट्स रनिंग आफ्टर इट, और वो उसके साथ में भागने लगी। प्रोफेसर अहमद स्टॉप्स हर। प्रोफेसर अहमद ने उसको रोका। He explains that animals are comfortable and happy in their own habitat. We should not disturb them. तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि वो अपने जो एनिमल्स होते हैं वो अपने एरिया में, अपने जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर कंफर्टेबल हो रहे हैं, कंफर्टेबल रहते हैं, तो हमें उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। माधव जी एक्सप्लेन्स दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट्स टिपिकली बिलोंग टू अ पर्टिकुलर एरिया। फिर माधव जी ने बताया कि कुछ जो प्लांट्स हैं, कुछ एनिमल्स हैं, वो एक पर्टिकुलर एरिया को ही बिलोंग करते हैं, वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही ग्रो करते हैं या रहते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया आर टर्म्ड फ्लोरा एंड फौना। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो होने वाले प्लांट्स को हम फ्लोरा बोलते हैं और उस पर्टिकुलर एरिया में रहने वाले जानवरों को हम फौना बोलते हैं। तो इस तरह से उस एरिया के एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स फ्लोरा और फौना कहलाते हैं। नेक्स्ट, एंडेमिक स्पीशीज। व्हाट आर एंडेमिक स्पीशीज? Soon the group quietly enters the deep forest. Children are surprised to see a very big squirrel. This squirrel has a big fluffy tail. They are very curious to know about it. Madhavji tells them that this is known as the giant squirrel and is endemic to this area. तो जैसे जैसे बच्चे फॉरेस्ट में एंटर होने लगे तो उन्होंने एक बड़ी सी गिलहरी वहाँ पर देखी जिसकी बहुत ही फ्लफी टेल थी, फूली हुई, मतलब हेयर्स बहुत ज़्यादा थे उसके टेल पे। तो माधव जी ने उन्हें बताया कि ये जो स्क्विरल है इसे हम जायंट स्क्विरल कहते हैं और ये यहाँ इस एरिया की एंडेमिक स्पीशीज है। अब एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है? Endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है और कहीं पे भी नहीं पाई जाती है। ऐसी स्पीशीज, प्लांट्स या एनिमल्स की ऐसी स्पीशीज को, ऐसी प्रजाति को हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। They are not naturally found anywhere else. A particular type of animal or plant may be endemic to a zone, a state or a country. तो जो एक पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल किसी भी जोन या स्टेट या कंट्री का एंडेमिक स्पीशीज हो सकती है क्योंकि वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है और कहीं पे भी नहीं पाई जाती है। माधव जी shows sal and wild mango as two examples of the endemic flora of पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो माधव जी ने जिस तरह से जायंट स्क्विरल बताई वहाँ की बायोस्फीयर की जो एंडेमिक स्पीशीज थी वो एनिमल की कैटेगरी की थी। अब माधव जी ने प्लांट कैटेगरी की भी स्पीशीज बताई जो कि साल और वाइल्ड मैंगो जो ट्रीज थे वो उस एरिया के बायोस्फीयर रिजर्व के एंडेमिक फ्लोरा थे। ठीक है, बिसन इंडियन जायंट स्क्विरल एंड फ्लाइंग स्क्विरल आर एंडेमिक फौना ऑफ दिस एरिया। तो ये दोनों ही बिसन इंडियन जायंट स्क्विरल और फ्लाइंग स्क्विरल इस बायोस्फीयर रिजर्व एरिया की एंडेमिक फौना है।
Professor Ahmed explains that the destruction of their habitat, increasing population and introduction of new species may affect the natural habitat of endemic species and endanger their existence. अब प्रोफेसर अहमद ने ये भी बताया कि अगर हम इनका जो रहने वाला एरिया है, जो हैबिटेट है, उसका अगर हम ख़त्म करते हैं तो इससे प्लांट्स और एनिमल्स को इफेक्ट होता है, उनकी लाइफ को इफेक्ट होता है, उनकी स्पीशीज़ को इफेक्ट होता है, और इस तरह से एंडेमिक स्पीशीज़ जो है उसकी नेचुरल रहने का तरीका है वो खतरे में आ जाता है, और जो न्यू स्पीशीज़ है उसको इफेक्ट होता है, उसको पूरी अगर हम उसकी एरिया है, उसको जो उसके रहने का तरीका है उसको अगर चेंज करते हैं तो उसकी स्पीशीज पे उसकी लाइफ पे इफेक्ट होता है. सो इस स्पीशीज की अगर हम पर्टिकुलर डेफिनेशन पढ़ें तो क्या होती है स्पीशीज की पर्टिकुलर डेफिनेशन? स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग. दिस मीन्स दैट द members of a species can reproduce fertile offspring only with the members of their own species and not with members of other species. Members of a species have common characteristics. तो species हो गया एक particular group की population, एक same kind की, चाहे वो animal हो चाहे वो plant हो, वो same kind की जो group होता है animals का, वो अपने particular baby को, जो ऑफ स्प्रिंग मीन्स उनके बेबी को बर्थ देते हैं. तो ये होती है हमारी स्पीशीज जिसके अंदर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके जो हैबिट्स होती हैं, उनका जो स्किन टेक्सचर है या और कोई भी बनावट है उनकी स्किन की, वो सब सेम होती हैं. नाउ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सून पहेली सीज a board with Pachmari Wildlife Sanctuary written on it. Professor Ahmed explains that killing, poaching or capturing animals in general is strictly prohibited and punishable by law in all such places. तो उन्होंने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक बोर्ड देखा और प्रोफेसर अहमद ने ये बताया कि यहाँ पर इस एरिया में किसी भी एनिमल को पकड़ना, उसको हिट करना या मारना, ये सब कुछ पनिशेबल है, इसके लिए सजा हो सकती है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशंस टू वाइल्ड एनिमल्स. जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं वो जंगली जानवरों को सुटेबल कंडीशंस अवेलेबल करवाती हैं ताकि कि वो वहाँ पर इजीली रह सके. ही ऑल्सो टेल्स देम दैट पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर allowed to do certain activities such as grazing by their livestock, collecting medicinal plants, firewood, etc. और फिर उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के पास में रहते हैं उनको ये अलाउ होता है, उनको ये इजाज़त दी होती है कि वो अपने जो जानवर हैं वो वहाँ पर चरा सकते हैं या फिर वहाँ से मेडिसिनल प्लांट्स और फायरवुड कलेक्ट कर सकते हैं. तो इस तरह से उनको परमिशन, कुछ चीज़ों के लिए परमिशन दी जाती है और कुछ चीज़ों के लिए परमिशन नहीं दी जाती है. It is a pity that even protected forests are not safe because people living in the neighborhood encroach upon them and destroy them. अब ये है कि जो फॉरेस्ट है वो फिर भी सेफ नहीं है क्योंकि जो लोग हैं वो उसके आसपास में रहने वाले जो लोग हैं वो उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड फॉर ऑफ देयर विजिट टू द जू. चिल्ड्रन जो बच्चे थे उन्होंने अपनी जू की जो विजिट थी वो याद की और उनको ये याद आया कि वहाँ पर जो रहने वाले जो एनिमल्स थे वो उनको बिल्कुल प्रोटेक्शन से रखा जाता था. दे रिकॉल दैट जूज आर ऑल्सो प्लेसेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन. वहाँ पर उनको प्रोटेक्शन मिलती है. नेशनल पार्क क्या होता है? नाउ वी विल रीड नेक्स्ट टॉपिक. ऑन द रोड साइड देयर वाज अनदर बोर्ड ऑन विच वाज रिटन सतपुरा नेशनल पार्क. तो पहले हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ी, अब हम सतपुरा नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे कि सतपुरा नेशनल पार्क क्या है. तो नेक्स्ट
जो बोर्ड देखा बच्चों ने वो था सतपुरा नेशनल पार्क का। Children are now eager to go there. Madhavji tells them that these reserves are large and diverse enough to protect whole sets of ecosystem. तो माधव जी ने ये बताया कि ये जो सतपुरा नेशनल पार्क है ये बहुत ही बड़ा है और यहाँ पर अलग अलग टाइप के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो पाए जाते हैं। They preserve flora, fauna, landscape and his historic objects of an area. तो उन्होंने बताया कि इस एरिया में फ्लोरा फोना मतलब प्लांट्स और एनिमल्स को तो रिजर्व रखा ही जाता है, लेकिन उस एरिया का जो भी हमारी ऑब्जेक्ट्स हैं, हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट्स मतलब जो ऐतिहासिक हमारी चीजें हैं उनको भी इस एरिया में रिजर्व रखा जाता है, सतपुरा कंजर्व किया जाता है। सतपुरा नेशनल पार्क इज द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। और ये जो सतपुरा नेशनल पार्क है वो इंडिया का फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। और जो सबसे अच्छी वाली टीक की जो अच्छी टीक की क्वालिटी के जो ट्रीज हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क्स इन इंडिया। और हमारे इंडिया में अगर हम काउंट करें तो 100 से भी ज्यादा नेशनल पार्क्स पाए जाते हैं। As children move ahead, they see a board with Satpura Tiger Reserve written on it. फिर बच्चे आगे गए, फिर उन्होंने देखा सतपुरा टाइगर रिजर्व लिखा हुआ एक बोर्ड देखा। माधव जी explains that Project Tiger was launched by the government to protect the tigers in the country. कि गवर्नमेंट ने टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एरिया डेवलप किया है। The objective of this project was to ensure the survival and maintenance of the tiger population in the country. कि हमारे देश में जो टाइगर है उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए और उनको उनके सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए हमने ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो स्टार्ट किया, जिसका नेम क्या दिया गया, सतपुरा टाइगर रिजर्व। वहाँ पर टाइगर्स को अच्छे से रखा जाता है और वहाँ पे उनकी पॉपुलेशन को मेंटेन की जाती है। टाइगर इज वन ऑफ द मैनी स्पीशीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग। जैसे कि हमें पता है कि टाइगर भी एक ऐसी स्पीशीज है उन एनिमल्स में से जो कि रेगुलरली खत्म हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं। बट द सतपुरा टाइगर रिजर्व is unique in the sense that a significant increase in the population of tigers has been seen. लेकिन ये जो हमारा सतपुरा टाइगर रिजर्व है वो डिफरेंट है, यूनिक है, क्योंकि यहाँ पर जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो रही है। Once upon a time, animals like lions, elephants, wild buffaloes and Barasingha were also found in the Satpura National Park. और एक ऐसा टाइम था जब यहाँ पर लायंस, एलिफेंट्स, बफेलोज, बारासिंगा ये भी सतपुरा नेशनल पार्क में पाए जाते थे। एनिमल्स whose numbers are diminishing to a level that they might face extinction are known as the endangered animals. और जो स्पीशीज या जो एनिमल्स अब खत्म होने के कगार पे हैं उनको हम एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं, जिनकी जो काउंटिंग है वो रेगुलरली कम होती जा रही है। Bujo is reminded of the dinosaurs which became extinct a long time ago. फिर बूजो को याद आया, उसने ये बताया कि डायनासोर्स ऐसी ही एक स्पीशीज है, ऐसे ही एक एनिमल्स हैं जो कि बहुत समय पहले लुप्त हो गए हैं। Survival of some animals has become difficult because of disturbances in their natural habitat. और ये भी पता चला कि जो आज की कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, पॉल्यूशन है, तो इसके कारण कुछ जानवरों का जो रहने का तरीका है, हैबिटेट है, वो चेंज हो रही है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से वो जिंदा नहीं रह पा रहे हैं। Professor Amber tells them that in order to protect plants and animals, strict rules are imposed in all national parks. और प्रोफेसर अहमद ने ये बताया कि नेशनल पार्क्स में प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं।
Human activities such as grazing, poaching, hunting, capturing of animals or collection of firewood, medicinal plants etc. are not allowed। और जो नेशनल पार्क्स में जो ह्यूमन एक्टिविटीज है वो नहीं की जाती है। जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज क्या हो गई, जैसे कि मेडिसिनल प्लांट्स को कलेक्ट करना या फिर फायरवुड कलेक्ट करना, मतलब जलाने के लिए लकड़ी कलेक्ट करना, और या फिर अपने जानवरों को वहाँ पे चराने के लिए लेके जाना, वहाँ से लकड़ी इकट्ठी करना या जानवरों को मारना, ये सब कुछ नहीं अलाउ किया गया है वहाँ पर। माधव जी टेल्स पहेली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट देन द बिगर एनिमल्स। माधव जी ने ये बताया कि छोटे बड़े जानवरों की तुलना में जो छोटे जानवर हैं वो ज्यादा मुसीबत में है, क्योंकि उनकी स्पीशीज रेगुलरली खत्म होती जा रही है। Small animals are much more in danger of becoming extinct than the bigger animals. At times we kill snakes, frogs, lizards, bats and owls ruthlessly without realizing that their importance in the ecosystem. हम क्या करते हैं, ये जो छोटे मोटे जानवर होते हैं जैसे फ्रॉग, स्नेक्स, इनको बिना किसी ये रियलाइज करने के कि ये हमारी लाइफ में, ये हमारे इकोसिस्टम में कितने इम्पोर्टेंट है, ये हमारा फूड चेन, फूड वेब, इनकी एक जो है एक पार्ट होता है। तो अगर हम इनको मार देंगे तो हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवरसेल्व्स। इनको मारने से हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। They form part of food chains and food webs about which we learned in class 7। क्योंकि ये हमारे फूड चेन, फूड वेब का पार्ट होते हैं, तो इनको अगर हम मारेंगे तो हमारा फूड चेन, फूड वेब जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसके कारण हमारा पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। An ecosystem is made of all the plants, animals and microorganisms in an area along with non-living components such as क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टास। तो एक इकोसिस्टम, अगर हम इकोसिस्टम की डेफिनेशन पढ़ें तो इकोसिस्टम किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं कि इकोसिस्टम हो गया कि एक पर्टिकुलर एरिया का या फिर जो पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पर जो पाए जाने वाले प्लांट्स है, एनिमल्स है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, और वहाँ की जो क्लाइमेट है, सॉइल है, वहाँ की जो कंडीशन है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, वहाँ का जो वेदर है, वो सारा कुछ इसके अंदर इकोसिस्टम के अंदर इंक्लूडेड होता है। तो ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाती है, इकोसिस्टम बनाती हैं। रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक क्या है हमारी? रेड डेटा बुक इज